मधुबनी जिला मिथिला संस्कृति की बेहद महत्वपूर्ण धुरी है। झंझारपुर भी इसका अभिन्न अंग है। यहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। यहाँ की मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से एनडीए की तरफ से बीजेपी उम्मीदवार नीतीश मिश्रा का मुकाबला महागठबंधन के सीपीआई उम्मीदवार राम नारायण यादव से है। नीतीश मिश्रा 2015 में भी बीजेपी उम्मीदवार थे, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार से महज 834 वोटों से हार गए थे। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि मिश्रा बाहरी हैं, जबकि नीतीश मिश्रा का दावा है कि उनके परिवार का आजादी के बाद से ही झंझारपुर से सीधा जुड़ाव रहा है। झंझारपुर में कई विकास योजनाएं उनके द्वारा शुरू कराई गई हैं। ऐसे में जनता किसे चुनेगी, ये सवाल बना हुआ है। डीबी लाइव ने आज नीतीश मिश्रा से चुनावी मुद्दों और उनकी योजनाओं को लेकर बातचीत की। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बिहार चुनाव की राजनीतिक कश्मकश को लेकर लगातार डीबी लाइव की टीम बिहार दौरे पर है और आपको हर एक मुद्दों से रूबरू करा रही है, चाहे वो जनता का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, और नेताओं से भी बात करा रही है। नेताओं लोग किस मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं और अपना बात रख रहे हैं। इस वक्त मैं बिहार के झंझारपुर से बीजेपी के प्रत्याशी नीतीश मिश्रा के साथ हूँ। उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। लगातार उनके परिवार लगातार 5 दशकों से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका रही है उनके परिवार की, और वो भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। पिछले 3 बार वो सिटिंग एमएलए रह चुके हैं। उनसे हम बात करते हैं कि जनता के बीच किस मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और किस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं इस बार? देखिए, एक तो पिछला जो चुनाव था 5 वर्ष पूर्व, तो लगभग 834 वोट से मैं यहाँ सफल नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं मैं यही मानता हूँ कि मुझ में ही कोई ऐसी कहीं कमी रही होगी कि जनता का आशीर्वाद मुझको नहीं मिला। लेकिन 2020 का जो चुनाव है पूर्णतः 2015 से भिन्न है। वो हम एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर हैं, जिसमें जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी जी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, हम लोग का एक संयुक्त गठबंधन है। हम सिर्फ यही लोगों के पास ले जाके उनको कह रहे हैं कि परिसीमन के बाद जब नया झंझारपुर विधानसभा का पहला चुनाव 2010 में हुआ था, तो 5 वर्ष में उसका विधायक रहा और 5 वर्ष मेरे बाद कोई और भी विधायक रहे। तो अब लोगों के सामने है कि आप 5 वर्ष का वो कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दोनों के कार्यकाल को। फिर मैं ये भी कह रहा हूँ लोगों को कि 2019 के चुनाव में जनता ने ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही व्यापक जन समर्थन के साथ उनको प्रधानमंत्री फिर बनाया, और बिहार में 40 में 39 सीट उनको एनडीए को मिला। तो इस गति को हम लोग आगे रखें, क्योंकि जब केंद्र में आप ही के द्वारा बनाई हुई सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार बनती है, और जनप्रतिनिधि भी अगर एनडीए से ही होता है, तो विकास की जो एक श्रृंखला, जो एक सीरीज़ है, हम ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर वो सजग रहेगा, वो जागरूक रहेगा, जानकारियाँ उसके पास रहेंगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास की योजनाएं अपने क्षेत्र में वो ला सकेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, अपनी अर्जी दे रहा हूँ। मर्जी तो फिर जनता की है। इन सब के बावजूद आपके परिवार के जो राजनीतिक सक्रियता थी या फिर आपकी सक्रियता रही है, इनके बावजूद भी कुछ लोग आपको बाहरी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है, विस्मय भी होता है, और कभी कभी हंसी भी आती है। लगभग 50 वर्षों से भी अधिक का संबंध हम लोग का झंझारपुर के साथ है। आज हम लोग के देश में किसी भी व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी जाए, काम करे, अपनी पढ़ाई करे, कुछ भी करे। तो इस तरह की जो बातें वो करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आज अगर बिहार के लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं या हरियाणा में काम कर रहे हैं, तब तो अगर उसी तरह लोग अगर वहाँ भी इस तरह की बात करने लगें, तो क्या मुझको अपने राज्य में ही कहीं से भी चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है? जबकि मैं झंझारपुर अनुमंडल का ही मतदाता हूँ। जो अंधराठारी प्रखंड है वो पहले झंझारपुर विधानसभा का ही हिस्सा था, तो मैं वहीं का मतदाता हूँ। बाद में वो परिसीमन में वो अलग हो गया, और ऐसे कई उदाहरण हैं। आप जॉर्ज फर्नांडिस जी की ही बात कीजिए, जिनका बिहार से कोई सरोकार नहीं था, तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब को बिहार ने ही राजनीतिक पहचान दी। शरद यादव जी की देखिए, रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन उनकी पूरी राजनीति बिहार से हुई। और यही नहीं, महागठबंधन का जो बड़ा चेहरा बन के घूम रहे हैं, रहने वाले हैं वो गोपालगंज के, एक भाई लड़ रहे हैं वैशाली से, एक भाई लड़ रहे हैं समस्तीपुर से। तो इस तरह की बातें वही करते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे बारे में वो क्या कुछ बोल पाएंगे। ना काम में वो मुझको कुछ कह सकते हैं, ना मेरी जो कार्यशैली है उस पर वो उंगली उठा सकते हैं। तो एक जनता में एक भ्रम की स्थिति लाने के लिए कि नहीं, ये बाहरी हैं, और बाहरी भीतरी क्या होता है? हम तो जनता के सामने कोई भी जाने को स्वतंत्र है। निर्णय तो जनता करती है। इसी जनता ने 3 बार मुझको जिताया,
और यहीं की जनता ने मुझको पिछली बार कहा कि नहीं, हम आप पर अभी भरोसा नहीं रखते हैं। तो ये निर्णय तो जनता को मिला हुआ है, लेकिन इस तरह की बातें रखना कि आप बाहरी और भीतरी कोई विषय नहीं है। विषय ये होना चाहिए कि कौन जनप्रतिनिधि सजग है और आपको नेतृत्व देने की क्षमता किस व्यक्ति में है कि वो झंझारपुर को ऊंचाइयों तक ले जाए, झंझारपुर के मान सम्मान की रक्षा कर सके। आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता ज़्यादा आपसे अपेक्षा रखती है? आप देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो मैं लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि इस कोरोना की अवधि में भी जब संपूर्ण देश लॉकडाउन में था और कोई भी विश्व का कोई भी देश इस मुसीबत से छूटा हुआ नहीं था, तब प्रधानमंत्री जी ने जितने भी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को राहत देने की कोशिश की, उनकी सहायता की, वो उन तक पहुंचा या नहीं? हर एक जगह लोगों से एक स्वर में एक ही बात आई है कि नहीं, सबों को मिल रहा है, चाहे वो अनाज की बात हो या आपको LPG सिलेंडर की बात हो या जनधन खाता में पैसे की बात हो, तो ये सबों को मिल रहा है। हाँ, साथ ही साथ क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं बहुत हैं, उनके एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चाहते हैं कि नहीं, वो हम और ज़्यादा उसको हम दें। तो यूँ आप कह सकते हैं कि जो विकास की गति एक आपके सजग जनप्रतिनिधि होने के नाते जो ऊंचाइयां झंझारपुर को प्राप्त हो सकती थी विगत 5 वर्षों में, वो नहीं हो पाई। और मैंने क्योंकि काम किया हुआ है, भले मैं 2015 में सफल नहीं हुआ, लेकिन आप आज झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है 500 करोड़ से, तो ये कौन किसी ने कल्पना की होगी कि झंझारपुर जैसे एक अनुमंडल में भी मेडिकल कॉलेज बन पाएगा। हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक पहले से है। तो ऐसे यहाँ के गरीबों के लिए जितना प्रयास किया जा रहा है, तो अब ये लोगों का मुझको पूरा विश्वास है। मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग इन बातों को समझ रहे हैं। अब निर्णय देखते हैं क्या करते हैं जनता। 2015 में जो जनता ने आपको नकार दिया था, किन मुद्दों को लेकर आपको लगा कि आप फेल्योर रहे हो? देखिए, एक मुझको लगता है कि मैं हर एक जगह कहता हूँ कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप जैसे अभी जिस सड़क पर अभी हम लोग हैं, बहुत लोगों को याद नहीं होगा कि आप इधर आने में लोग को सिहरन होने लगती थी कि कैसे जाएंगे, रास्ता नहीं है। और ये रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ 2015, भले स्वीकृति इसकी हो गई, लेकिन ये काम शुरू हुआ 2014-15 के बाद से। आज आप देखेंगे पूरा PWD का रोड है, और ये PWD आप मानते ही होंगे कि ये जो प्रमुख सड़कें होती हैं ज़िले की, PWD उन सड़कों को लेती है। आज यहाँ से राम खेतारी से ले लीजिए या संत नगर से ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति मिनटों में मधुबनी पहुँच पाता है। तो ये सब काम हुई। मैंने यही कहा कि मैंने जितनी भी योजनाएं बनाई थी 2015 से बीच में काम उसी पे होने लगा, क्योंकि मैंने एक विज़न के साथ काम किया। लेकिन हो सकता है जनता के एक्सपेक्टेशन पर हम उस ढंग से नहीं उतरे। जनता हमसे ज़्यादा उम्मीद कर रही थी, लेकिन बहुत सारे काम हमारे ऐसे थे जो प्रोसेस के कारण और जो एग्जीक्यूशन की जटिलताएं हैं कोई भी काम होने की, उसमें कुछ काम हमारे उसमें विलम्ब लगा। और लेकिन मुझको लगता है कि इस 5 वर्षों में, जो मैंने प्रारंभ में भी कहा कि जनता के सामने है, उनको लेना है कि 5 वर्षों की अवधि जब मैं उनका विधायक नहीं था तो वो समय झंझारपुर के लिए कैसा रहा। इस बार अगर आप चुनाव में जनता का समर्थन आपको मिलता है, आप जीत कर आते हैं, क्या आपके लिए सबसे प्रायोरिटी पर रहेगा? देखिए, एक तो जो हमारी पार्टी की कल घोषणा पत्र जो जारी हुई, संकल्प पत्र, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय का उन्होंने जो सेकंड पार्ट की बात की है, मैं ये मानता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और कोरोना ने हम लोग को ये सिखा भी दिया है कि नहीं, आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को अब हमको खुद अपने यहाँ उसको रखना पड़ेगा, उसका उत्पादन करना पड़ेगा। तो जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है, उसी में भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि झंझारपुर की भी भागीदारी उसमें रहे, और यहाँ का भी युवा, आज झंझारपुर हम जिस गांव में यहाँ पर आज हम हैं, संत नगर का भी एक युवा के मन में अंदर ये इच्छा होगी कि दिल्ली, बम्बई और बड़े शहरों के युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिला के वो कम्पीट कर सके। मैं उन युवाओं की जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो होप हैं, उनको मैं पूरा करना चाहूँगा। और मैं ये मानता हूँ कि 15 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन ने जो बिहार की एक नकारात्मक छवि थी, जो 90 से 2005 की नकारात्मक छवि थी, और आप विकास के किसी भी मापदंड पर अगर आप देखते तो 90 से 2005 की जो अवधि थी, हम शून्य में भी नहीं, हम नेगेटिव में थे। तो आज बिहार बहुत अच्छी स्थिति में है, और मैं मानता हूं कि बिहार आज एक तरह से टेक ऑफ स्टेज में है, कि बिहार आज एक उड़ान ले सकता है। ये सरकार जो हमारी बनती है, पूरा फोकस हम लोगों का, जैसे ग्रामीण एरिया से लेके हमारे युवाओं तक, उनको हम कैसे आगे हम बढ़ा सकेंगे,
इस पे हमारा फोकस होगा। आम ज़रूरतों को हम लोगों ने पूरा किया है, इन 15 वर्षों में बहुत हद तक पूरा किया है। अब उनकी उम्मीदों के अनुरूप हम लोग उनको आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमसे डीवी लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अग्रिम शुभकामनाएं। तो ये थे नीतीश मिश्रा जी, जो बता रहे थे कि बिहार में काफ़ी संभावनाएं हैं और अगर फिर इस बार उनको मौका दिया जाता है, यानी कि एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता अगर मौका देती है तो बिहार और निरंतर आगे बढ़ने की श्रेणी में खड़ा होगा। अपने सहयोगी शंकर के साथ डीवी लाइव के लिए पंकज, झंझारपुर।